हेलो टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। हमारी आज की डिस्कशन रहेगी बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक स्टेप फर्दर है, हम आगे मूव कर रहे हैं। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। जो ये आपको यहाँ पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इन सब चीज़ों को ऐड कर लेते हो तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये बोर्ड में आ भी चुके हैं और नेक्स्ट आपके कमिंग बोर्ड्स में भी आने के इनके बहुत चांसेस है। एक्सरसाइज 13.4 ही है, उसमें भी आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी से मूव करते हो। तो अब सिर्फ आपने क्या करना है, हमें सिर्फ इनके फॉर्मूलाज को एक बार देखना है कि किस वे में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। कुछ टर्म्स हम जानते हैं इसके कारण, तो बस थोड़े से फॉर्मूला से हम और आगे मूव करेंगे तो हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं पहले मीन पर। द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिनोटेड बाय ई एक्स और म्यू। तो अगर पेपर में मीन लिखा आए या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखा हो, इन दोनों का ही मतलब सेम होगा, इन दोनों का ही मतलब यही रहेगा। और इसको डिनोट हम करते हैं इस तरह से, ई और ये कैपिटल एक्स होगा और म्यू इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आपने फाइंड आउट कैसे करना होता है, अगर आपके पास पेपर में आपने मीन फाइंड आउट करना है ई एक्स, उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। हम रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू लिखते होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, जो कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सीखा है। तो आपने सिर्फ एक्स और प्रोबेबिलिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एक कॉलम बन जाता है और उसको आप ऐड करोगे तो हमें मिल जाएगा मीन। ठीक है, ये तो सिर्फ यहाँ हमने नोटेशंस में एक्स और पी की टर्म्स में लिखे, अभी क्वेश्चन में और क्लैरिटी मिलती है इससे। ठीक है, तो आप सिर्फ रैंडम वेरिएबल की टर्म्स को और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा और वो वैल्यू कहलाएगी मीन। नेक्स्ट जो आपका है वेरियंस, वेरियंस में आपने क्या फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करना होता है वेरियंस को। द वेरियंस ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय VAR, ये कैपिटल एक्स और दिस, इन दोनों से ही हम वेरियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना होता है। EX² माइनस EX होल स्क्वायर, तो ये तो बेसिकली मीन था जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, ये तो वैल्यू ही है ना। तो बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पर मीन की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर देते हो। और ये क्या होता है, जो आपने प्रोबेबिलिटीज़ निकाली हैं उसको XI² से मल्टीप्लाई, मीन्स जो आपके पास रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, जैसे 0, 1, 2 ऐसे हम लेते हैं ना वैल्यूज़, उनका स्क्वायर करके उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड करेंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाता है। ये बेटा फॉर्मूलाज है ना, तो थोड़े से अभी आपको रफ लग रहे होंगे, तो जब आप क्वेश्चन के साथ समझोगे तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी टॉपिक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम सब जानते हैं, हमने ऑलरेडी ये सीखा भी हुआ है स्टैट में कि स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली आ जाता है सिर्फ आपको वेरिएंस जब आप फाइंड आउट कर लेते हो, तो रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड मीन सब कुछ पता है। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। जो ये फॉर्मूलाज ऐसे अलग से लग रहे हैं ना, क्वेश्चन में आपको बहुत ईजी लगेंगे ये। यस बेटा, अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये CBSE में 2015 में आ चुका है। क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स। सबसे पहले डबलेट्स क्या होते हैं, जब डबलेट मतलब जब आप पेयर ऑफ डाइस को फेंकते हो तो आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स बनते हैं, 36। पहले एक बार स्टेटमेंट करते हैं, फिर मैं डबलेट का मीनिंग समझा देती हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाई, ऑल्सो फाइंड द मीन एंड द वेरियंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। यस, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम पेयर ऑफ डाइस को 4 टाइम्स फेंक रहे हैं। तो जब भी पेयर ऑफ डाई होता है, पेयर ऑफ डाई मतलब आपके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, जब हम पेयर ऑफ डाई लेते हैं तो आपका एलिमेंट होता है इस तरह के 1 1 1 2 1 3, इस तरह के एलिमेंट्स सोन चलते हैं ना, यहाँ पर हो जाता है 1 6। ठीक, और अगर हम और आगे मूव करते हैं तो हो जाता है 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2 6। इस तरह के एलिमेंट्स चलते रहते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाती है 3 1 3 2, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 3 3, और लास्ट एलिमेंट क्या हो जाता है 3 6। फिर 4 की रो स्टार्ट होती है 5 और 6 की, तो आपके पास ऐसे टोटल 36 एलिमेंट्स बनते हैं। अब इसमें से डबलेट कौन से कहलाते हैं, जो सेम, ये जो आपको एलिमेंट दोनों पोजीशन पर सेम आते हैं, 1 1 2 2 3 3, तो 4 4 वाली लाइन में 4 वाली लाइन में हो जाएगा 4 4, 5 की लाइन में क्या हो जाएगा 5 5, और 6 की लाइन में क्या हो जाएगा 6 6। ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डबलेट। ये जितने भी सेम एलिमेंट्स होते हैं इन सबको हम बोलते हैं डबलेट। दैट मीन्स आउट ऑफ 36 एलिमेंट वी हैव 6 डबलेट। ये टोटल 36 एलिमेंट होते हैं, इनमें से 6 हमारे पास क्या होते हैं डबलेट। ठीक है, आउट ऑफ दीज 36 एलिमेंट 6 आर डबलेट। तो इसका मतलब जो नॉन डबलेट टर्म्स होते हैं, नॉन डबलेट मतलब ऐसे जहाँ पर दोनों पोजीशन पर डिफरेंट एलिमेंट है, वो कितने हुए 36 में से 6 अगर हम निकाल देंगे तो 30 एलिमेंट। तो ये तो हैं नॉन डबलेट और ये कौन से हैं डबलेट। ठीक है, तो अब हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं।
तो अब वो आपको सिर्फ ये कह रहे कि जब आप पेयर ऑफ डाइस को 4 टाइम्स फेंक रहे हो, मतलब 2 डाइस को एक साथ ही फेंकना, और कितनी बार आपने 4 टाइम्स, तो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है डबलेट का, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ, ठीक है। तो चलो अब हमें क्वेश्चन थोड़े से समझ में आ गया, अब ईजी लगेगा। डबलेट इन अ पेयर ऑफ डाइस, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये सब डबलेट होते हैं। और डबलेट मैंने हमने काउंट किया, ये 6 है, टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं 36, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/36 विच इज़ 1/6, ये होगी डबलेट की प्रोबेबिलिटी। फिर है नॉन डबलेट, अगर आपने डबलेट, क्योंकि 2 ही केस बनते हैं ना इसमें, तो 2 है तो एक डबलेट है और एक होगा नॉन डबलेट, तो नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 30/36 विच इज़ 5/6। एक तो वो वाला वे है। एक आपके पास ये हो सकता है कि अगर डबलेट 1/6 है प्रोबेबिलिटी, तो नॉन डबलेट की कितनी हो जाएगी 1 - 1/6 विच इज़ अगेन 5/6। तो ये आपकी विषय है, आप कैसे भी फाइंड आउट करो, इसको यहाँ से 1 माइनस करके फाइंड आउट करना चाहते हो या काउंट करके करना चाहते हो, ठीक बेटा, बस इतना ध्यान रखना है। ये 6 है तो नॉन डबलेट है 30, तो 30/6 से भी आ सकती है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इनकी पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन मूव टू मीन एंड वेरिएंस। तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। अब आपने पेयर ऑफ डाइस को 4 टाइम्स फेंका है, ठीक है, मतलब ये केस है आपका कि फर्स्ट पोजीशन पर पहले पेयर ऑफ डाइस का जो रिजल्ट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, 4 बार आपने किए ना, तो यहाँ होगा पेयर ऑफ डाई का यहाँ क्या रिजल्ट है, यहाँ क्या रिजल्ट है, यहाँ क्या रिजल्ट है और यहाँ क्या रिजल्ट है। तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ डबलेट इन 4 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइज। पेयर ऑफ डाइज में नंबर ऑफ डबलेट कितने आ सकते हैं जब हम डाई को 4 टाइम्स फेंकते हैं। तो अगेन यही हो सकता है कि आपके पास डबलेट एक बार भी नहीं आया तो डबलेट की काउंटिंग 0 हो सकता है, डबलेट 1 टाइम आ जाए इनमें से कहीं पर भी, हो सकता है 2 टाइम्स हो, 2 पोजीशन पर हो सकता है वो 3 पोजीशन पर हो सकता है वो 4 पोजीशन पर ही डबलेट आए। तो आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 यही हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, ठीक बेटा। तो बस अब इसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं। पहले हम ले लेते हैं 0। अगर हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब कोई डबलेट नहीं, नो डबलेट। अगर एक भी डबलेट नहीं है तो इसका मतलब 4 चारों पोजीशन पर क्या है, नॉन डबलेट एंट्री है। अगर नॉन डबलेट एंट्री है तो चारों पोजीशन पर क्या आएगा, 4 पोजीशंस पर हमें मिलेगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, 4 पोजीशंस पर यही एंट्री। और जैसे कि हमने ये सीखा था कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हो तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको सिंगल पोजीशन काउंट नहीं करनी पड़ेगी। आप एक एलिमेंट लिखो और जितनी पोजीशन पर जो आप रिक्वायरमेंट थी वो कितनी बार है, बस आउट ऑफ टोटल उतना सिलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पर टोटल 4 पोजीशन है और डबलेट एक भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, 4C 0 बन जाएगा ये वाला पोर्शन। और आफ्टर कैलकुलेशन ये आपको मिलेगा 625/1296, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 1, व्हेन x इक्वल्स टू 1 इट मीन्स एक डबलेट, 1 डबलेट एंड 3 नॉन डबलेट। अब एक आपके पास डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 और 3 नॉन डबलेट एंट्री है, नॉन डबलेट है, इसका मतलब तीनों पोजीशन पर कितना आएगा 5/6, ठीक बेटा। अब अगेन अब ये जो आपको मैंने सिखाया कि ये जो एंट्री है जो 1 डबलेट है, 1 डबलेट कहीं भी आ सकता है ना, यहाँ पर भी तो हो सकते थे 1/6, 5/6 यहाँ चला जाता, वो 3rd पोजीशन भी ले सकता था, वो 4th पोजीशन भी ले सकता था, मतलब कोई भी पोजीशन ले सकता है। और ये सब कैसे कवर होगा, कितनी है टोटल पोजीशंस 4, और हमें कितनी बार डबलेट चाहिए 1 टाइम चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, टोटल और उसमें से जितने हमने सिलेक्ट करना है 1, तो ये कितना बनना चाहिए 4C1 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू दिस, और ये आपका आएगा आंसर। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 2, व्हेन x इक्वल्स टू 2 मतलब 2 डबलेट और 2 नॉन डबलेट। अब 2 डबलेट्स हैं मतलब हमें 2 पोजीशन पर चाहिए डबलेट की प्रोबेबिलिटी। अब 2 पोजीशन पर डबलेट की प्रोबेबिलिटी चाहिए मतलब 2 पोजीशन पर तो चाहिए 1/6 और रिमेनिंग 2 पोजीशन पर हमने लिख दिया 5/6। अगेन बेटे ये अपनी पोजीशन कहीं पर भी ले सकते हैं, ये जो 2 पोजीशन है हो सकता है 1st 2nd है, हो सकता है 1st 4th हो सकता है 2nd 3rd हो, कुछ भी हो सकते हैं ना पोजीशन, तो ये कहीं पर भी आ सकते हैं। तो टोटल पोजीशन 4 और हमें कितनी सिलेक्ट करनी है 2, इसलिए 4C 2 हो गया और ये हमारी बन जाएगी यहाँ प्रोबेबिलिटी, ठीक।
अब हम स्पीड से करते हैं, अब आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं x इक्वल्स टू 3, मतलब 3 डबलेट एंड 1 नॉन डबलेट, तो 3 प्लेसेस पर 1/6 आएगा और 1 प्लेस पर क्या आएगा, नॉन डबलेट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6, ठीक है। अब टोटल 4 प्लेसेस आउट ऑफ 3 चाहिए उसमें से, इतना हो गया, ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्या है, व्हेन x इक्वल्स टू 4, यस व्हेन x इक्वल्स टू 4, इसका मतलब हमें 4 पोजीशंस पर डबलेट चाहिए, तो जितनी भी 4 पोजीशन है उन 4 पोजीशंस पर हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, डबलेट की, जो कि 1/6 है, और आउट ऑफ 4 पोजीशंस भी डबलेट चाहिए, तो यहाँ कितना होगा 4C4, ये हो जाएगा आपका लास्ट आंसर, और ये बनेगा कैलकुलेशन के बाद इतना, ठीक है। बस अब हमारी सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, तो वो दिखने में अब ऐसे होगी आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक आ गई। अब इन सब का सम कीजिएगा आप, अगर हम इन सब का सम करते हैं, जितनी हमें प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं, इनका सम करोगे तो ये 1 आएगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया। आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही निकाला होगा तो सम हमेशा इन सब प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होगा, ठीक, ये 1 आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, मीन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, मीन, और हमने अभी सीखा है कि मीन क्या होता है। मीन का फॉर्मूला ये है, यहाँ पर आई क्या है, 0 से लेकर 4 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। ये x1 सॉरी हाँ 1 से ये x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। तो आई के लिए आपके पास कितने प्लेस हैं, 5 प्लेसेस हैं यहाँ पर, तो आपके लिए यहाँ हो जाएगा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5, और शायद मैंने यहाँ 4 लिखा हो तो मैं उसको चेंज कर लूँगी, यस। अब आपने क्या करना है, ये लोगे पहले x1 इंटू दिस, ठीक है, x1 की वैल्यू हो जाएगी 0 और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितने दिस, फिर आप 1 इंटू दिस करोगे, क्योंकि एवरी टाइम आपने एक्स आई और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, 4 इंटू दिस, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपको ये मिलेगा। ये कैसे आ जाएगा, एक्स आई को आपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, ठीक है बेटा। 1 इंटू दिस करेंगे तो 500 वाली टर्म आएगी, 2 इंटू 150 करेंगे तो 300, डिनोमिनेटर तो सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है। 3 इंटू 20 करेंगे तो 60, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4, और ये जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 864/216, तो ये हमारा फॉर्मूला। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने शायद ये गलत लिखा है, ये टोटल कितनी है 5 हो, 1 to 5, ठीक। और इसको जब हमने ऐड कर लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम अभी कैलकुलेट करें, इसको मतलब और कट कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलो इससे पहले अभी जो मैंने आपके लिए यहाँ पर हाइड कर रखी है टर्म, जो मैं यहाँ पेपर रख के इसलिए हाइड किया हुआ, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो मीन तो बस ये हो गया, ये देख लेंगे कितना यहाँ पर कैंसिल हो रही है, कितना कट हो रही है। अब आपके पास आता है वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि इन जनरल वेरिएंस आपने कैसे निकालना होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 केसेस हैं टोटल, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना होता है, एक्स आई स्क्वेयर इंटू पी एक्स आई, जितने एक्स आईज हैं, जितनी ये एक्स आई है, इन सब का स्क्वायर करके उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, माइनस जो आपके पास मीन की वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। और फॉर्मूले में ये क्या नज़र आता था, एक्स आई इंटू पी एक्स आई होल स्क्वायर, ठीक है। ये मीन ही तो है हमारा, ये देखो ये मीन ही है, तो आप चाहे मीन लिख दो चाहिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये वाला पार्ट तो हमें पता है, मीन हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको तो हमने कैलकुलेट नहीं करना, हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करना है तो अब हमें नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना पड़ेगा, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, ये हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा। अब करते हैं हम स्क्वायर करके उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यस। ये इसका स्क्वायर करेंगे, 0 स्क्वायर इज 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट एंट्री आपके पास क्या आएगी 0, ठीक है। 1 इंटू दिस करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो इतना ही रहेगी। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 150 करेंगे, वो बन जाएगा 600। 3 9, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 इंटू 20 तो वो होगा 180। देन 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 इंटू 1 वो 16 अपॉन दिस, तो ये आपके पास कॉलम आ गया जो रिक्वायर्ड था। इसका हमने सम कर लिया और अब हमारा काम इजी है, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास, ये आया 1। अब आपके पास एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई की वैल्यू भी आ गई। अब हमारा फॉर्मूला ये था, ये हमारा फॉर्मूला है ना, इसकी वैल्यू कितनी आई 1, तो इसकी प्लेस पर तो 1 आ जाएगा, और ये होता है मीन। इसको मैंने आपको कहा था इसको हम कट कर लेंगे, ये आफ्टर कैलकुलेशन ये बन जाएगा, आफ्टर कैंसिलेशन ये आएगा 2/3। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा 2/3 होल स्क्वायर, और इसको जैसे ही हमने कैलकुलेट किया हमें मिला
5/9 विच इज़ द आंसर ऑफ आर वेरिएंस। ठीक है, यहाँ मैंने इसलिए आपको सिंगल सिंगल कॉलम ऐसे समझाया। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है। आगे अब आपको आइडिया है कैसे कैसे बनानी टर्म्स, तो थोड़ा स्पीड से हो जाएगा। ठीक बेटा, ये मीन हो गया, ये वेरिएंस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, अब ये है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन। इन अ गेम अ मैन विंस अ रुपी फॉर अ 6 एंड लूज अ रुपी फॉर एनी अदर नंबर। मीन्स अगर 6 आएगा तो उसको 1 रुपी मिल रहा है, और कुछ भी अदर नंबर आ गया तो उसको 1 रुपी का लॉस हो रहा है। व्हेन अ फेयर डाइस थ्रोन, चलो ये तो उन्होंने लिखा लैंग्वेज। अ मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6। उस पर्सन ने ये डिसाइड किया कि वो 3 बार करेगा, डाई को 3 बार फेंकेगा, बट येस वो क्या करेगा कि अगर उसके पास 6 आ गया तो वो साथ के साथ तब भी अपने गेम को वहीं क्विट कर देगा। मीन्स अगर फर्स्ट टाइम फेंकने पर 6 आ गया तो भी गेम क्विट है, ऐसे आगे आगे जो भी है। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूज। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता था? मीन। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूज। अब अमाउंट के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? देखो, जब आप गेम प्ले कर रहे हो सकता है आपने जब फर्स्ट टाइम गेम को आपने फर्स्ट टाइम थ्रो किया डाई को और 6 आ गया, क्योंकि यहाँ 6 के अराउंड मूव हो रही है ना, तो हम 6 के अकॉर्डिंग बनाते गेम। 6 आ गया तो उसको क्या अमाउंट मिलेगा? 1 रुपी। गेम खत्म, क्योंकि उसके आगे तो उसे मूव इन करना, ये लिखा हुआ है ना। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आता। अगर फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आता, क्योंकि ये वाला केस क्या है कि पहली बार में 6 आ गया, सपोज फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आया, 1 2 3 4 5 कुछ भी आता है, तो इसका मतलब उसको 1 रुपी देना पड़ेगा, तो -1 हो गया क्योंकि उसको देना पड़ा। और सेकेंड टाइम में उसको 6 आ जाता है, तो अमाउंट कितना बना? 0। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक, अब ये भी हो सकता है केस कि फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आया, -1, सेकेंड टाइम में 6 नहीं आया, -1, बट थर्ड टाइम में 6 आ गया, तो कितना अमाउंट बना? -1। और थर्ड टाइम से ऊपर तो गेम जानी भी नहीं है ना। और हो सकता है फर्स्ट टाइम में भी 6 नहीं है, सेकंड टाइम में भी 6 नहीं है, थर्ड टाइम में भी 6 नहीं है, और गेम इससे आगे आपने मूव ही नहीं करना, गेम को लेकर नहीं जाना, तो ये कितना अमाउंट बना है? -3। तो डिफरेंट अमाउंट्स क्या हो सकते हैं उसके पास? 0 1 0 -1 -3। ठीक है ना। फर्स्ट टाइम में अगर 6 आ गया तो 1, हो सकता है फर्स्ट टाइम में 6 ना आए, सेकेंड टाइम में 6 आए, तो फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आया तो -1 क्योंकि उसको देने हैं, और 6 आ गए सेकेंड टाइम में तो 1, तो अमाउंट कितना बना? 0। हो सकता है फर्स्ट टाइम में भी 6 नहीं आया, सेकेंड टाइम में 6 नहीं आया, बट थर्ड टाइम में उसके पास 6 आ गया, तो आपका अमाउंट कितना हुआ? -1। फर्स्ट टाइम में 6 नहीं है, सेकेंड टाइम में भी 6 नहीं है, थर्ड टाइम में भी 6 नहीं है, तो अमाउंट क्या हुआ? -3। ठीक है, तो अब आपको आइडिया है x, क्योंकि x क्या इस टाइम द अमाउंट ही विंस और लूज, तो x की क्या कुछ वैल्यूज हो सकते हैं? 1 0 -1 3। 1 कब है? जब फर्स्ट टाइम में 6 है। 0 कब है? जब फर्स्ट टाइम में एनी अदर नंबर है बट सेकेंड टाइम में 6 है। -1 कब है? जब फर्स्ट 2 टाइम्स में 6 नहीं है बट थर्ड टाइम में 6 है। और -3 कब है? जब तीनों ही टाइम 3 टाइम्स आपको कुछ 6 नहीं मिला, कोई भी अदर नंबर है। तो बस अब ये कंडीशंस है और हम करते हैं, अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यस, अब आपका x क्या है? अमाउंट ही विंस और लूज 1 क्या था? गेटिंग अ 6 इन द फर्स्ट थ्रो। अब 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है डाई में? 1/6। ठीक है, तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 6 के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 1/6 विच इज 5/6। अब फर्स्ट टाइम में 6 आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। 0 कब था? गेटिंग एनी अदर नंबर इन द फर्स्ट थ्रो बट 6 इन द सेकेंड थ्रो। अब कोई भी दूसरा नंबर आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6, बट सेकेंड थ्रो में 6 आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, तो कितनी बनी प्रोबेबिलिटी? 5/36। ठीक बेटा, अब आ जाइए आगे। अब आएगा -1। ये अमाउंट हम डिस्कस कर चुके, इसलिए मैं इसको स्पीड से मूव कर रही हूँ। -1 कब आ रहा था? ये हमने डिस्कस किया ना कि -1 कब था हमारे पास? -1 था जब फर्स्ट और सेकेंड टाइम दोनों टाइम 6 नहीं है बट थर्ड टाइम 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये लिखा गेटिंग एन अदर नंबर इन द फर्स्ट 2 थ्रोज बट 6 इन द थर्ड थ्रो। तो अब डिफरेंट नंबर आ रहे हैं 6 के अलावा, तो 5/6 फर्स्ट 2 थ्रोज में और थर्ड थ्रो में 1/6। ये प्रोबेबिलिटी आई है व्हेन x इक्वल्स टू -1, और इसको कैलकुलेट करके 25/216। और लास्ट क्या आया था? -3। और -3 कब आ रहा है? जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही थ्रो में 6 नहीं है। गेटिंग एन अदर नंबर एक्सेप्ट 6 इन द फर्स्ट 3 थ्रो। तीनों ही प्लेस पर 6 नहीं है, दैट मीन्स तीनों प्लेस पर क्या आएगा? 5/6 5/6 5/6,
और क्या बनेगा इसका आंसर 125/216। तो हमें मिल गई अब सारी टर्म्स, हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया और अब हमने क्या निकालना है, मीन। ये तो हमारा अभी हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने सबकी वैल्यूज यहाँ लिख दी। और अब मीन फाइंड आउट करना होता है तो क्या करना होता है आपको, xi और इंटू pxi, मतलब हर xi को pxi से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1/6, इनको मल्टीप्लाई किया 0, इनको मल्टीप्लाई किया -25/216, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करी, डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो वो कितना हो गया -375, और आफ्टर कैलकुलेशन ये मिलेगा 91/54 विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है बेटा, और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 आ रहा है, आप चेक भी कर सकते हो। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन है और सीबीएसई में 2014 और 15 में भी आया है। 2 numbers आर सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 number obtained, मतलब हमने 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से जो भी 2 नंबर आप सिलेक्ट करोगे, एक्स क्या डिनोट कर रहा है, लार्जर ऑफ द 2 numbers को, उनमें से जो बड़ा होगा उसको। फाइंड एक्स मीन्स मीन एंड द वेरियंस, अब हमने मीन और वेरियंस फाइंड आउट करना। अच्छा चलो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। तो एक्स क्या कुछ वैल्यूज ले सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही नंबर्स आ सकते हैं ना। अब अगर बेटे आप ये लेते हो 1, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 लेते हैं तो 1 कब इनमें से किसके साथ 1 आए कि वो लार्जर काउंट हो, 1 तो किसी के साथ भी लिख दो, वो कभी भी लार्जर नंबर बन ही नहीं सकता। तो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि 1 को अगर हम लार्जर नंबर काउंट करते हैं तो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। 1 तो कभी भी लार्जर नंबर नहीं हो सकते, इनमें से कोई भी नंबर आप ले लो 1 के साथ। अगर हम कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करें ना तो 1 कभी लार्जर नंबर नहीं हो सकता। अब आ जाइए आप 2 पर। अब हमने लेने हैं कि हम ये ले रहे हैं कि हमने 2 नंबर्स लिए हैं और उसमें से 2 लार्जर नंबर है। 2 लार्जर नंबर कब हो सकता है, अगर कोई 2 नंबर लेते हैं, 2 सिर्फ तभी लार्जर नंबर हो सकता है जब उसके साथ 1 आए। ठीक है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, क्योंकि 6 नंबर है ना कोई भी। अब 1 की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ये 2 तो हो गया, 2 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, और विदाउट रिप्लेसमेंट था। विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से 2 अगर हम प्रोबेबिलिटी ले चुके हैं, 2 सिलेक्ट कर चुके हैं, तो अब 2 बाहर है। अब आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 5, जबकि पहले टोटल नंबर 6 थे, यहाँ टोटल आते हैं ना, तो अब टोटल है 5। और कितने फेवरेबल केस हैं, 2 के लार्जर नंबर होने के लिए कितने फेवरेबल होंगे, सिर्फ एक, यही 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/5। ठीक है, ये आपके पास बनी प्रोबेबिलिटी। 2 को हमने सिलेक्ट कर लिया, 2 बाहर है। अब 2 लार्जर कब काउंट होगा, जब उसके साथ सिर्फ 1 आए, और 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल सिर्फ एक है, और टोटल कितने हैं 5, क्योंकि ये बाहर आ चुका है और विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो 1 की प्रोबेबिलिटी हुई 1/5। और इस पूरे क्वेश्चन में हम सिर्फ करेंगे 2C1। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपको यहाँ पर प्लेसेस, आपको ना यहाँ पर डिफरेंट ये नहीं कि टास्क करना है कि वो चीज़ 2 टाइम्स आ रही है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, नो। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी नंबर है, जैसे 2 है, 2 लार्ज नंबर है, 3 लार्ज नंबर है, 4 लार्ज नंबर है, तो ऑलरेडी वो नंबर है। वो नंबर कितने प्लेस ले सकता है, सिर्फ हमें उसके बारे में बात करनी है। तो हमें पता है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि 2 यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, तो कोई मर्जी पोजीशन ले सकता है। टोटल 2 पोजीशंस, और उसमें से हमें सिर्फ एक पोजीशन चाहिए, 2 कहीं पर भी आ जाए। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 2C1 इंटू 1/6 इंटू 1/5 विच इज़ 2/30। चलो नेक्स्ट, 3 एज अ लार्जर नंबर। 3 लार्जर नंबर कब होगा, 3 लार्जर नंबर तब हो सकते हैं जब उसके साथ 1 आए या 2 आए, इन दोनों में से कोई भी आए नंबर, तो हम कहेंगे कि 3 लार्जर नंबर है। अब 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, अब 3 बाहर आ गया क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। इट मीन्स अब कितने नंबर्स रह गए हैं, टोटल 5 नंबर्स रह गए हैं। और अब हमारे पास फेवरेबल कितने हैं, 3 के लार्ज नंबर होने के लिए फेवरेबल कितने हैं, सिर्फ ये 2 नंबर। तो टोटल है, अब फेवरेबल कितने हैं, 2, और टोटल बचते हैं अब हमारे पास 5। तो 2/5, अगेन 3 किसी भी प्लेस पर आ सकता है दोनों में से, तो 2C1 ये हमारे पास हो जाएगा 3 एज अ लार्जर नंबर की प्रोबेबिलिटी। ठीक बेटा, कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट है 4 एज अ लार्जर नंबर। अब 4 एज अ लार्जर नंबर है, तो 4 कब लार्जर नंबर हो सकता है, जब उसके साथ 1, 2, 3 इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, तो 4 लार्जर काउंट होगा। 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6, और अब
जब आप 4 बाहर ले लोगे, फेवरेबल 5 रहे, बट सॉरी टोटल 5 है, फेवरेबल कितने हैं, 4 के लार्ज नंबर होने के लिए फेवरेबल कितने हैं, ये 3 नंबर्स, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 3/5, और बार अगेन क्या आएगा 2C1, क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे कि ये चीज़ कितनी बार हो सकती है, हमें पता है कि उसने एक ही प्लेस लेना है, 4 अगर लार्ज नंबर ले रहे तो 4 ने कोई भी एक प्लेस लेना है, कोई भी एक प्लेस, तो इसलिए 2C1 चल रहा है। ऐसी जब आप 5 एज अ लार्ज नंबर लोगे तो 5 कोई भी एक प्लेस ले सकते हैं ना, वो हमें काउंट करना है, तो वो 2C1 अगेन। अब 5 एज, चलो पहले ये देख लो, 4 एज अ लार्ज नंबर के लिए हमने ये प्रोबेबिलिटी लिखी और यहाँ पर भी ऐसी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है 5 एज अ लार्ज नंबर। 5 कब होगा लार्ज नंबर, पहले हम 5 की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6, ठीक है। अब 5 लार्ज नंबर कब होगा, जब हम 5 के साथ 1 2 3 4 कोई भी 4 नंबर्स आ जाए। अब फेवरेबल 4, बट टोटल कितने हैं 5, क्योंकि अब 5 तो बाहर निकल गया, टोटल हमारे पास 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 4/5 और बाहर अगेन 2C1, तो ये आपके पास होगा 5 एज अ लार्ज नंबर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हो गया। चलो अब 6 एज अ लार्ज नंबर ऐसे ही करते हैं। 6 एज अ लार्ज नंबर, तो पहले तो 6 की प्रोबेबिलिटी वो ही 1/6 और इनटू 6 लार्ज नंबर क्या है, जब इनमें से कोई भी आ जाए उसके साथ, तो 5 फेवरेबल है और 5 ही टोटल है, तो 5/5 बाहर कितना होगा 2C1, ठीक। तो ये हो गया 1/6 इंटू 5/5 है, ये आपके पास होगा इसका आंसर। अब बन गई है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट 1 2 3 4 5 6, और ये मैंने यहाँ लिख दी है प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अभी ये देखो कैंसिल हो रहा था, ये 1/15 हो सकता है ना, ये ऐसे सब कैंसिल हो रही है टर्म्स, लेकिन मैंने आपको सिखाया कि कैंसिल मत किया करो, क्योंकि आपको एलसीएम लेने में हेल्प मिल जाती है अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है। इन सब का सम 1 है, तो हमने सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। नेक्स्ट क्या है होगा हमारा मीन। मीन का फॉर्मूला ये होता था, मीन क्या था समीशन xi इंटू pxi, ठीक है। और यहाँ कितने केस हैं, यहाँ 1 to 6 है, तो i जो है, i आपका कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, फ्रॉम 1 to 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसमें सब में, यहाँ पर भी i 1 to 6 ही होगा, आप यहाँ भी लिख लो, यहाँ पर भी i 1 to 6, ठीक। चलो अब आपने सारी टर्म्स लिख ली, अब आपने क्या करना है xi इंटू pxi, इनको मल्टीप्लाई करके लिखोगे। जो आपका ये वाला कॉलम है ये कैसे बनेगा xi इंटू pxi, तो ये हमने मल्टीप्लाई करके बना लिया। 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2/30 4/30, 3 इंटू 4/30 इज 12/30, ऐसे 1 by 1 सारी बना लोगे। 4 इंटू 6 इज 24/30, 5 इंटू 8 इज 40/30, 6 इंटू 10 इज 60/30। इन सब का सम किया हमें तो वो मिलेगा 140/30 एंड द लास्ट आंसर इज 40/30। ये तो हो गया मीन। अब वेरिएंस जब हमने कैलकुलेट करना था तो वेरिएंस क्या होता है, पहला xi स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस मीन स्क्वायर, ये मीन ही तो होता है, तो मीन तो हमारे पास 14/30 है, उसको हम पुट कर देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। चलो ये कॉलम बनाते हैं, आपने हर xi का स्क्वायर करना है, फिर उसको pxi से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ऐसे 2 स्क्वायर इज 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2/30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/30, तो ये सब का स्क्वायर करके आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है और ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब मैं सिंगल सिंगल वैल्यू इसलिए नहीं काउंट करी क्योंकि हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक बेटा। तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया और इसका जो सम आएगा हमारे पास वो है 700/30, ठीक है। ये तो हमें ऑलरेडी पता था। इसको इसको हमने जब 0 और 0 कैंसिल किए 70/30। अब आप ले लो यहाँ एलसीएम, आफ्टर एलसीएम ये आएगा और वेरिएंस का आंसर लास्ट ये बनेगा। इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी काउंट किया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट, सो रूट अपॉन 14/9, 9 का रूट तो हमें पता है 3, तो सिर्फ रूट 14 रह गया। रूट 14 जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 3.74 और ये आफ्टर कैलकुलेशन मिलेगा 1.24 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। तो आप ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन काउंट कर सकते हो। तो अभी सिर्फ कैलकुलेशन की जो टर्म्स थी ना वो मैंने डायरेक्टली बता दी हैं, ठीक बेटे। अब एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगी आपको, इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे, जो ये 1 वाला पार्ट था जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली 2 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पहले ही पता चल रहा है कि 1 तो लार्ज नंबर कभी हो ही नहीं सकता तो उसको स्किप कर सकते हो। और डाउट हो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यस, ये 2016 में आया था और सेम अब वैसे जैसे हमने किया है। 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। अब हम 3 नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। इफ x डिनोट द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर, अब x किसको रिप्रेजेंट करे, स्मॉलेस्ट को, ठीक है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द मीन वेरियंस एंड मीन वेरियंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब तो स्पीड से हो सकता है। एक्स क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। चलो अब पहले तो हम यहाँ नंबर्स लिख लेते हैं। हमारे पास नंबर्स क्या कुछ काउंट हो गए हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 स्मॉलेस्ट कब होगा? 1 तो स्मॉलेस्ट, इनमें से कुछ भी आ जाए, 1 ने तो स्मॉलेस्ट ही होने ना। चलो 1 की प्रोबेबिलिटी हुई 1/6। अब आपने 2 नंबर सिलेक्ट करने और विदाउट रिप्लेसमेंट है। पहला नंबर इनमें से जब सिलेक्ट करोगे, अब ये 5 नंबर्स हैं और 5 भी फेवरेबल है, 5 ही टोटल है, तो 5/5। नेक्स्ट जब आगे जाओगे तो अब 4 नंबर्स रह जाएंगे, तो 4/4, क्योंकि आप इनमें से कुछ भी लोगे, सबके उन सब के लिए 1 स्मॉलेस्ट है, तो 5 फेवरेबल और 5 ही टोटल, तो 5/5। अब अगेन एक नंबर और कम हो गया, तो 4/4। अच्छा, बाहर कितना आएगा? अब जो 1 है वो कोई भी एक प्लेस ले सकते हैं ना, तो टोटल प्लेस 3 है, तो इसलिए उसमें से 3C1 कोई भी एक प्लेस ले सकते हैं। इसका आंसर हुआ 60/120। नेक्स्ट आ जाओ, अब 2 एज अ स्मॉलेस्ट नंबर। 2 स्मॉलेस्ट कब काउंट होगा? यस, अब 2 कब स्मॉलेस्ट काउंट होगा? यस, हमारे पास नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5। 2 ने कब स्मॉलेस्ट काउंट होना है? 5 6। यस, 2, ये 2 तब स्मॉलेस्ट काउंट होगा जब उसके साथ 3 4 5 या 6 इनमें से कुछ भी आए। तो अब 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब फेवरेबल कितने? अब फेवरेबल है 2 के स्मॉलेस्ट होने के लिए फेवरेबल है ये 4, और टोटल कितने हैं? 2 को हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास टोटल है 5। तो पहले एंट्री के लिए क्या ऑप्शन बनी, क्या प्रोबेबिलिटी बनी? 4/5। बस अब एक सिलेक्ट हो गया, तो दूसरे के लिए कितनी हो जाएगी? 3/4, और एक कम हो जाएगी। और आउटसाइड हमने क्या लेना है? 3C1। ये आपके पास हो जाएगी जब 2 एज अ स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, अब आ जाएगा 3 एज अ स्मॉलेस्ट नंबर। अब 3 एज अ स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब 3 के साथ क्या है ऑप्शन, क्या फेवरेबल है? ये 3 नंबर्स। तो पहले हुआ 1/6, फिर 3/5, क्योंकि 3 ही स्मॉल फेवरेबल थे, फिर होगा 2/4, और आउटसाइड कितना हो जाएगा? 3C1। ठीक है, अब 3 थे पहले ही फेवरेबल हमारे पास, तो 3/5, और उसके बाद एक और कम होकर 2/4। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। यस, अब जब 4 एज अ स्मॉलेस्ट नंबर लोगे, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनमें से हमने 4 एज अ स्मॉलेस्ट नंबर लेना, तो फेवरेबल अब सिर्फ ये हैं। 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6, फेवरेबल 2 है और टोटल है 5। पहले तो फेवरेबल 2 है, टोटल है 5, फिर फेवरेबल में 1 रह जाएगा और टोटल रह जाएंगे 4, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, कम हो जाएगा। और आउटसाइड कितना आ जाएगा? 3C1, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट है व्हेन x इक्वल्स टू 5, 5 एज अ स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, आप सुनिए, जब 5 बेटा स्मॉलेस्ट होगा तो उसके साथ कौन से ऐसे 2 नंबर आए जिनके लिए वो स्मॉलेस्ट हो? एक तो है 6, और कोई नंबर है जिसके लिए वो स्मॉलेस्ट हो? नो, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। 6 एज अ स्मॉलेस्ट नंबर, 6 से तो छोटा कोई नंबर है ही नहीं। सॉरी, 6 स्मॉलेस्ट नंबर हो, ऐसा तो कोई नंबर है नहीं जिसके लिए 6 स्मॉलेस्ट हो। 6 स्मॉलेस्ट हो तो उससे बड़े नंबर होने चाहिए ना, बट यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो कितनी हो गई? 0। तो आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब मीन फाइंड आउट करना है तो अगेन वही xi को pxi से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास मीन। इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब आपको ये पता है मीन के लिए ये कॉलम बन जाता है, और वेरिएंस के लिए आप बनाते हो xi स्क्वायर इंटू pxi, मीन्स इनका स्क्वायर करके फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे 4 हो गया और उसको 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144, ये हो जाएगा। तो ये आपका टोटल इसका हो गया, और इसका 462.120। और जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमें मिल रही है कैलकुलेशन के बाद सिर्फ 7/4, और इसमें हम पुट करेंगे 462.120 माइनस ये जो हमारे पास मीन था विच इज़ 7/4। तो ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी, और ये बन गया 70, ये कैलकुलेशन के बाद हो गया 77/20, और ये स्क्वायर हो गया 49/16। एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम लेने के बाद लास्ट जो आंसर आया 63/80। ठीक है, ये आपके लास्ट कैलकुलेशन का आंसर है। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अब आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन जो ट्राई करना है वो है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शेप्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ क्वींस। नंबर ऑफ क्वींस का मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये याद रखना। मीन्स एक कार्ड कम होगा, जब भी आप निकालोगे तो एक कार्ड कम होगा। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा,
ये मीन होगा, ये वेरिएंस और ये स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कैलकुलेट करना है और इसकी हेल्प आपको मिल जाएगी, आपके पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है एक ऐसा ही। नेक्स्ट जो आपने ट्राई करना है वो रहेगा 3 numbers आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, लेट एक्स डिनोट द लार्जेस्ट ऑफ द 3 number। अभी हमने स्मॉलेस्ट के लिए किया था ना, अब लार्जेस्ट के लिए होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सेम जो हमने स्मॉलेस्ट के लिए किया वैसे ही होगा, थोड़ा सा चेंज है, तो ये अब आपके आंसर्स आपको मैच हो जाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, an urn contains 3 red and 6 white balls, 4 balls are drawn 1 by 1 with replacement है यहाँ पर, ये याद रखना, कम नहीं होगी यहाँ पर, जो काउंटिंग है वो सेम ही रहेगी, प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन, ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपके पास 3 रेड और 6 वाइट हैं और आपने कितनी बॉल्स निकाली, 4 बॉल्स, तो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स का। ठीक है, इनका क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मीन और ये वेरिएंस। तो अब आप ट्राई करना, कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से तब डिस्कस करना, बट येस आप ट्राई करोगे तो आपको तभी चीज़ें भी समझ में आएगी और आप कंफर्टेबल फील करोगे। टिल देन टेक केयर, बाय।